मैं मनीष कुमार आज से आप सब को बिहार स्पेशल की कक्षा लूँगा। चूँकि बिहार स्पेशल हमारे अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है, या फिर आप बात करें बिहार पुलिस की बात करें, या फिर बिहार एसआई की बात करें, या मध्य निषेध जो कि एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर आप बात करें किसे जो बीपीएससी के प्रीलिम्स होता है उसमें बिहार स्पेशल की अहम भूमिका हो जाती है। तो आज से हमारी कक्षा शुरू होने जा रही है, आप रेगुलर बने रहिएगा। एक बेहतर कंटेंट के साथ शुरुआत करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो बिहार स्पेशल की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पूरी तरह से ऑफलाइन मेथड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब जो हमारा कंटेंट होगा से ऑफलाइन होगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आप सबको लिखवाऊंगा तो एक तरह से मैं बोलूँगा और आप सब कॉपी पर उसे नोट्स कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोर्ड से लिखा हुआ नहीं होगा कि पहले से लिख कर आए और आप सबको पढ़ के और चले गए। नहीं, जो भी होगा तुरंत होगा, मैं बोलूँगा और आप सब नोट कीजिएगा। एकदम प्योर ऑफलाइन मेथड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो आप सब हेडिंग लगाइए, बिहार एक परिचय। तो हेडिंग आप सब कॉपी में लगा दीजिएगा, बिहार एक परिचय। थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिहार एक परिचय से। तो बात ऐसा है कि से हमारा जो बिहार है, पहले बिहार था नहीं। कहने का मतलब है कि से बिहार था नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार था ही नहीं। कहने का मतलब है कि जो हम अभी बिहार नाम ले रहे हैं उसका नाम बिहार नहीं था, उसका नाम था विहार। मतलब ब के जगह व था, विहार कहते थे। सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि विहार क्यों कहते थे। तो आप अगर अदर स्टेट में जाइएगा तो बिहार को बहुत लोग एक तरह से बिहारी को गाली के रूप में देखता है, लेकिन इस क्लास के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बिहार को एक फ़क्र की तरह देखिएगा। तो चूँकि बिहार शब्द का अर्थ होता है, ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, एक तरह से बिहार एक परिचय में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे जो ऊपर बिहार के मतलब जब तक बिहार एक नया राज्य जो वर्तमान में उसकी स्थिति ना है वहाँ तक बताएंगे। उसके बाद हम एशियंट बिहार से शुरू करेंगे, मेडेवल, और उसके बाद मॉडर्न पढ़ाकर हमारा बिहार हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो एंशिएंट स्टार्ट करने से पहले चूँकि हम बिहार एक परिचय के बारे में लगा चुके हैं हेडिंग, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि बिहार कहाँ से उत्पन्न, कहाँ से हुआ। तो प्राचीन काल में जो हम लोग का स्थान है यानी कि बिहार है, वो बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान था, जिस कारण इसे बिहार कहा गया। बौद्ध भिक्षुक कहने का मतलब है कि यदि अभी वर्तमान में आप बोध गया की ओर कभी गए होंगे तो देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो वहाँ पे निवास करते हैं, और चूँकि निवास करते हैं इस कारण से ही उसे विहार कहा गया। और उसे विहार कहा गया तो मतलब विहार से बिहार तक का सफ़र मैं आज बताने वाला हूँ। तो विहार से बिहार तक का सफ़र को हम लोग आज जानने वाले हैं कि आखिरकार बिहार से बिहार हुआ कैसे, या फिर कह सकते हैं कि बिहार से बिहार हुआ कैसे। तो बात कुछ इस बात की है कि से प्राचीन काल में जो बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था। और एक और बात ये बताने वाला हूँ कि मतलब बिहार को हम लोग कह सकते हैं बौद्ध मठ भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल में जहाँ पर जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे उसे बौद्ध मठ भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस बिहार को बौद्ध मठ भी कहा जा सकता है, क्योंकि बौद्ध मठ भी कहा जा सकता है। अब बात यहाँ पे आता है कि ठीक है बौद्ध मठ हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आता है कि से बिहार के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले कि स्रोत जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ। तो बात करें तो एक मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी है, उसमें बिहार के लिए सर्वप्रथम बिहार के लिए बिहार शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद ही हम लोग बिहार को बिहार के रूप में जानते हैं। तो एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा ये हो गया कि से बिहार के बारे में पहली जानकारी हमें एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वहाँ से हमको प्राप्त होता है शतपथ ब्राह्मण
शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब चूंकि जो भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं अब आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो शुरू कीजिए, हेडिंग लगाइए बिहार एक परिचय। उम्मीद है आप सब हेडिंग लगा चुके होंगे बिहार एक परिचय के बारे में। तो पहला पॉइंट आप सब नोट डाउन कीजिएगा। बिहार, जिसका प्राचीन नाम विहार था। चूँकि हम लोग आज जाने कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बिहार जिसका प्राचीन नाम विहार था। मैं एक ही सेंटेंस को 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। बिहार जिसका प्राचीन नाम विहार था। कोशिश कीजिएगा कि क्लास में ही याद कर ले और घर पे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आई होप पहला पॉइंट हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुक रहते थे या बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान था। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुक रहते थे या बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, जिस कारण इसे विहार कहा गया। जिस कारण इसे विहार कहा गया। जिस कारण इसे विहार कहा गया। बौद्ध भिक्षुकों के, अगला पॉइंट, बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को, बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को बौद्ध मठ भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को बौद्ध मठ भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आई होप आप सब लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। चूँकि हम तो जान गए कि आखिर बिहार से विहार का सफ़र को पूरा कर लिए हैं, उसके बाद हम जाने कि आखिर का बिहार का विहार कैसे नाम पड़ा, और दूसरी बात जान गए कि बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी कहाँ से मिला। और एक पॉइंट और नोट कर दीजिएगा, मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक, मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी में, मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी में तबकाते नासरी में बिहार के लिए, बिहार के लिए, जहाँ पे आप बिहार लिखे हैं वहाँ विहार कर दीजिएगा।
विहार के लिए बिहार शब्द प्रयोग किया गया। 5-6 पॉइंट जो भी हुआ होगा, उसके बाद कलम को रख दीजिए नीचे। अब सुनिए मेरी बात को आप ध्यान से। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि हम लोग बिहार को विहार क्यों कहते हैं, उसके बारे में हमें पहली जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, और ये भी जान चुके हैं कि कौन से ग्रंथ में ये चीज़ बोली गई। अब आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी, आप सब सोचेंगे कि यहाँ पे बिहार से डायरेक्ट बख्तियार खिलजी तक कहाँ किधर पहुँच गए, तो हम बताना चाहेंगे कि ये है से बिहार एक परिचय है। और चूँकि 20-22 पॉइंट में ऐसा आप सबको ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, और अगर ओवरव्यू दे दिया जाएगा तो आप सबको एंशिएंट बिहार, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ने में थोड़ी सी सहजता होगी, और हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि जब तक बिहार हम लोग का बन नहीं जाता है, जो वर्तमान में बिहार की भौगोलिक स्थिति है। तो बख्तियार खिलजी के आप लोग बहुत नाम सुने होंगे। वही बख्तियार खिलजी यदि कभी आप सुने होंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे भयंकर विश्वविद्यालय का एक तरह से कह सकते हैं कि उसी ने नाश करवाया था या फिर विध्वंस करवाया था। यदि हम वर्तमान समय में ये देखकर निर्णय लें कि से आखिर उस समय एक मुस्लिम या तुर्की शासक ने ऐसा किया, और उसी को लेकर यदि हम वर्तमान समय में ऐसी विचारधारा रखेंगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि हमें वर्तमान में जीना है और अपने सोच का विकास, सोच को विकसित करना है। तो इसे उस संदर्भ में आप देखिएगा कि हाँ, हमें पढ़ना है और पढ़ना है। चूँकि आपका अपना मत है, ये आप सोचेंगे, लेकिन एज अ टीचर मैं यही आप सबको गाइडेंस दूंगा कि बस इसको पढ़ते तक ही सीमित कीजिएगा। चूँकि किसी से मतभेद नहीं रखिएगा। किसी एक बख्तियार खिलजी जो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसमें हम आज से मुस्लिम शासक के प्रति मेरे मन में, या फिर कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म के प्रति मेरे मन में जो गुस्सा है वो बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। एक एजुकेशन के पर्पज़ से ही आप इसको देखते हुए आगे बढ़िएगा। तो बख्तियार खिलजी का हम इसलिए नाम यहाँ पर जिक्र किए क्योंकि जब मध्यकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था, तो उस समय बख्तियार खिलजी बिहार पर भी आक्रमण किया था। और 1197 कब 1197 ईस्वी ये कालखंड है जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। और जस्ट 1 साल बाद 1198 ईस्वी बिहार शरीफ को, कौन से स्थान, बिहार शरीफ को, और इसके अलावा भी और जगह पे जीतता है, लेकिन बिहार का जो मुख्य रूप से पहला जो क्षेत्र है वो बिहार के बिहार शरीफ को ही जीतता है। तो 1197 में आक्रमण किया, 1198 में बिहार के बिहार शरीफ को वह जीत लेता है। और कह सकते हैं कि बख्तियार खिलजी एक ऐसा मुस्लिम या तुर्की शासक था जिसने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा तीनों को जीता था। तो कह सकते हैं कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा जीतने वाला पहला मुस्लिम या तुर्की शासक बख्तियार खिलजी था। तो नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए अगले पॉइंट से। हम लोग मिन्हाज सिराज तक लिख लिए थे कि मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकात नासरी में बिहार के लिए बिहार शब्द प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि मध्यकाल में भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ। मध्यकाल में भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा।
जाहिर सी बात है यदि भारत पर उसका आक्रमण होगा तो बिहार पर पड़ेगा। उसी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। बिहार पर भी उसका असर पड़ा। लाइन कुछ इस प्रकार से था कि से मध्यकाल में भारत पर आक्रमण हुआ जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। संभवतः यह माना जाता है कि 1197 ईस्वी में, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट वैसे बताया नहीं गया है, यहाँ पे संभवतः लगा दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में या फिर मोस्ट ऑफ द केस में 1197 ही आप सब देखेंगे। तो लिखिएगा कि संभवतः 1197 ईस्वी में यह माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। फिर से, संभवतः 1197 ईस्वी में यह माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा 1198 ईस्वी को बिहार के बिहार शरीफ को जीत लिया तथा 1198 ईस्वी को बिहार के बिहार शरीफ को जीत लिया। अब यहाँ पे एक और बात आप गौर से सुनिएगा कि से इसके जो सोर्स हैं यानी कि जो स्रोत हैं कि आखिर ये बातें हमें कहाँ से पता लगी। तो कुछ देर पहले हम एक नाम लेखक का लिए थे, मिनहाज सिराज। तो जो हम यहाँ पे नाम लिए थे मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज। रोक दो वीडियो रोक दो। चूँकि लाइन अभी कट चुका है तो आप सबको थोड़ी दिक्कत होगी, आशा है कि आप सब समझेंगे। तो मिनहाज सिराज द्वारा जो लिखित पुस्तक थी तबकाते नासरी, वहीं से हमको ये स्रोत प्राप्त होता है कि से बिहार पर आक्रमण की। तो एक पॉइंट और आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा कि मिनहाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक, मिनहाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी में, मिनहाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। फिर से बोलते हैं, आप सब नोट कर लीजिएगा। मिनहाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी में, मिनहाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी में, तबकाते नासरी से ही बिहार आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा जीतने वाला पहला मुस्लिम या तुर्की शासक, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा जीतने वाला पहला मुस्लिम या तुर्की शासक बख्तियार खिलजी था। पहला शासक बख्तियार खिलजी था। चलिए, यहाँ तक आप सब का नोट डाउन हो चुका होगा। अच्छा, एक बात, चूँकि पढ़ाई ये सब तो क्लास में होते रहेगा, आप सब हमेशा ये चीज़ें सुने होंगे बचपन में कि जो भोर का पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छा होता है। चूँकि ये चीज़ साइंटिफिक भी प्रूफ है कि 80 to 90% जो हमारा दिमाग है वो सोने के बाद, उठने के बाद
काफ़ी फ्रेश महसूस करता है और सुबह में याद करने के लिए बेहतर समय माना जाता है। आप अपने रिश्तेदारों से या फिर कहीं पे ये बातें सुने ज़रूर होंगे, जस्ट लाइक हमने भी सुना था। मैं अब अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ। जब स्टार्टिंग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी उठाकर और कल तक ले जाते थे, मुंह नाक धुलाकर और कहते थे कि तुम पढ़ो। हम जब पढ़ने बैठते थे तो आप सबको पता है कितना भयंकर वाला खतरनाक एकदम नींद है, उसको कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं अर्ध निद्रा। ना ही हम अच्छा से पढ़ पाते थे और ना ही हम अच्छा से सो पाते थे। अब यहाँ पे सबसे खतरनाक जो बात है वो ये होता था कि पिताजी आपको तो उठा कर चले गए और पिताजी के मन में ये आशा है कि जो मेरा बच्चा है वो पढ़ रहा है, लेकिन आप क्या करते थे? आप यहाँ पे करने वाले हैं कि जैसी पिताजी सोए आप भी सो गए। और आपका नींद कब खुलता था? जब आपके पिताजी करवट लेने के लिए बदलते तो खरमनी आप उठते थे, अरे जा गए, और आप अर्ध नींद की अवस्था में, आधा नींद में है, आपको पता नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और फिर भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात यह है कि इससे हम बस आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपको जब आप फ्रेश फील करें उसी टाइम पढ़ें और अपने माता पिता को ये बोल दें कि अभी हम पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, हम इसके बाद जब मेरी नींद पूरी होगी तो मैं उस टाइम अच्छा से बेहतर से पढ़ पाऊँगा। इसी के उद्देश्य से मैंने ये कहानी आप सबके साथ शेयर किया था। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। चूँकि समय काफ़ी हो गया है और जाने का भी टाइम हो गया है, तो इस स्टोरी के साथ आज की कक्षा यहीं तक समाप्त करते हैं। कल से कोशिश रहेगा कि और बेहतर कंटेंट के साथ आपको बेहतर मज़ेदार के साथ पढ़ाया जाए और क्लास में बोरिंग फील नहीं हो, और जितना भी पॉइंट पढ़ाए हैं वो सब क्लास में ही याद हो जाए। मुश्किल से आई थिंक 8 या 9 पॉइंट हम आप सबको लिखवाए होंगे, और इसमें शॉर्ट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही है। वनडे एग्ज़ाम में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं, चूँकि आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स तक काम करता है। एनीवेज ये शॉर्ट नोट्स ही है। तो कल से आप सबकी और कक्षा लंबी होगी। फ़िलहाल अभी चूँकि पहला दिन था और व्यवस्था पूरी तरह अच्छी तरह से ठीक नहीं है, इस कारण से क्लास को रोकना पड़ रहा है। इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन कल से बेहतर कंटेंट के साथ आप सबको पूरी तरह से समय दिया जाएगा। जय हिंद।